हाँ देखो, हमने अब तक कहा है कि कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो उसके लिए सबसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है? कायरल कार्बन या मॉलिक्यूल कायरल? हाँ, मॉलिक्यूल कायरल हो, कायरल कार्बन कोई एसेंशियल नहीं है। अच्छा, मॉलिक्यूल कायरल हो उसके लिए क्या बोला? अरे वो तो कायरल कार्बन के लिए कहा था, चारों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए कार्बन से, वो तो कायरल कार्बन के लिए कहा था। मॉलिक्यूल कायरल हो वो एसिमेट्रिक होना चाहिए, उसमें सिमेट्री एब्सेंस होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। मतलब सिमेट्री किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए, न तो प्लेन, न तो सेंटर, न तो एक्सिस। लेकिन इन तीनों में हमने हाईलाइट किया था प्लेन ऑफ सिमेट्री को। क्यों? तो ये क्वेश्चन हमारे पेपर पे आएगा और पेपर में स्ट्रक्चर प्लेन में दिया जाएगा, जबकि मॉलिक्यूल तुम्हारा 3 डायमेंशनल है। ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं का कंपाउंड दे आर 3 डायमेंशनल। तो ये जो कार्बन कायरल जिसकी बात करते हो, कार्बन sp3 होता है, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। मेरा एक्चुअल मॉलिक्यूल क्या है? 3 डायमेंशनल, लेकिन मेरे पेपर पे क्वेश्चन आएगा 2 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल प्लेन पर लाने के लिए हमने हेल्प लिया था फिशर प्रोजेक्शन का, और उसकी पहचान बताई थी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब हाँ, उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई भी ग्रुप है टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, और वर्टिकल लाइन का ग्रुप अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर बताया था। और फिशर के फॉर्म में लाने के बाद उसको हम किसी भी प्लेन से काटेंगे, यदि वो इक्वल हाफ में नहीं कट रहा है मतलब उसमें सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री एब्सेंस। और जब सिमेट्री एब्सेंस है तो कहेंगे मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। इस बड़े शब्द को शॉर्ट में कहा गया एसिमेट्रिक, और शॉर्ट वर्ड यूज किया कायरल। मॉलिक्यूल शुड बी कायरल, मॉलिक्यूल शुड बी एसिमेट्रिक, मतलब उसमें एब्सेंस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ये है मेन पॉइंट। और इस पॉइंट को समझाने के लिए हमने 2 कायरल का एग्जाम्पल दिया है टार्ट्रिक एसिड का। अभी तक हमने 2 कायरल का एग्जाम्पल दिया था, टार्ट्रिक एसिड जिसमें दोनों कायरल सिमिलर थे, दोनों कायरल कार्बन एक जैसे थे। हाँ, 2 कार्बन कायरल थे और दोनों कायरल एक जैसे थे। और इसमें हमने टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने निकाला? बताओ कितने बताया था टोटल ऑप्टिकल आइसोमर? 3। और उसमें एक्टिव कितने थे और इनएक्टिव? और जो एक्टिव थे उनका नाम था डी टार्ट्रिक एसिड, एल टार्ट्रिक एसिड, और जो इनएक्टिव था वो मीसो टार्ट्रिक एसिड था। याद है? अच्छा, वो डी एल आपस में क्या थे? इनएंशियोमर, क्योंकि वो आपस में मिरर इमेज बन रहे थे लेकिन सुपरइम्पोज। लेकिन डी के साथ मीसो, एल के साथ मीसो क्या था? हाँ, क्यों डाइसोमर बोला? हाँ, क्योंकि वो आपस में मिरर इमेज नहीं बन रहे थे, इसलिए उनको बोला डाइसोमर। तो इनएंशियोमर और डाइसोमर में क्या डिफरेंस हमने बताया कि इनएंशियोमर ऐसे स्टीरियो आइसोमर होते हैं जिनके आपस में मिरर इमेज तो बनते हैं लेकिन सुपरइम्पोज, और डाइसोमर जिनके मिरर इमेज बने ही ना। और डिफरेंस क्या है इनएंशियोमर डाइसोमर डिफरेंस इसके अलावा? हाँ, इनएंशियोमर जो होते हैं इनका पोलारीमीटर में एंगल और रोटेशन सेम होता है। पोलारीमीटर में दोनों का एंगल और रोटेशन सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। एक रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, दूसरा करेगा एंटी क्लॉकवाइज। जबकि डाइस्टोमर जो होते हैं इनका एंगल और रोटेशन डिफरेंट होता है। जैसे डी के साथ मीसो, तो डी का रोटेशन तो कुछ वैल्यू आएगा लेकिन मीसो का रोटेशन क्या आएगा? 0 आएगा। तो डी और मीसो बताओ डाइसोमर है, इनका एंगल और रोटेशन पोलारीमीटर में क्या होगा? डिफरेंट। ये भी डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है इनएंशियोमर और डाइसोमर में इसके अलावा? हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। हाँ, इनएंशियोमर जो होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, लेकिन जो डाइसोमर होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। और याद रखना, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी उनको फिजिकल मेथड लगा के तुम अलग कर सकते हो। फिजिकल मेथड जैसे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, फ्रैक्शनल फ्रीजिंग मेथड, ये डिफरेंट फिजिकल मेथड है जिनको तुम अप्लाई करके मिक्सचर को अलग कर सकते हो। कब? जब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो। तो जो डाइस्टोमर होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट।
उनको तुम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो, लेकिन जो इनैंशियोमर है डी और एल, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, इनको तुम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। ये डिफरेंस है डाइस्ट्रोमर और इनैंशियोमर में। अच्छा, हमने जो पिछले टर्म पे एग्जांपल दिया था उसमें दोनों कायरल सेम था। अब हम थोड़ा एग्जांपल चेंज करते हैं। मान लो हम यहाँ H हटा के R कर दें, तो बताओ दोनों कायरल सेम होकर डिफरेंट हो जाएंगे? अब तो डिफरेंट हो जाएंगे। उस केस में इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, कितने ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, कितने रश्मिक मिक्सचर बनेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सामने, अब थोड़ा एग्जांपल बदल रहे हैं। पिछले केस में एग्जांपल में दोनों कायरल सेम था, टार्ट्रिक एसिड था, लेकिन अब एग्जांपल बदल गया। ध्यान से देखो, इसमें भी दो कायरल है लेकिन दोनों कायरल डिफरेंट है। कैसे? इस कार्बन से लगा हाइड्रोजन 1, हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2, इस्टर 3 और चौथा ग्रुप ये, चारों डिफरेंट है। इस कार्बन से हाइड्रोजन 1, OH 2, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 3 और चौथा ग्रुप ये। तो बताओ ये ग्रुप डिफरेंट है। तो मतलब जो ग्रुप इस कार्बन से लगा है वो ग्रुप इस कार्बन से नहीं लगा है। तो बताओ दोनों कार्बन डिफरेंट है कि नहीं? नोट करो, हेडिंग टू हेडिंग, मॉलिक्यूल हैविंग 2 डिफरेंट कायरल कार्बन। Molecule having 2 different chiral carbon. Molecule having 2 different chiral carbon. जिस मॉलिक्यूल में 2 डिफरेंट कायरल कार्बन होते हैं उनको बोलते हैं डाइसमेट्रिक मॉलिक्यूल। मतलब इसको हम एक शब्द क्या देंगे? डाइसमेट्रिक मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल क्या है? डाइसमेट्रिक है, मतलब इसमें 2 डिफरेंट कायरल कार्बन है। एग्जाम्पल सामने दिख रहा है। हमसे पूछा गया है इसमें कितने ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, कितने ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, इनका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो कितने फ्रैक्शंस मिलेंगे, पूछ रहा है हमसे। और इनकी नेमिंग क्या होगी ये भी पूछ रहा है। तो हम जवाब कैसे देंगे? देखो सामने, हमने पिछली क्लास में जो टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल लिया था उसमें दोनों कायरल सेम थे, इसमें दोनों कायरल डिफरेंट है, मतलब पिछले वाले से हट के है, कुछ नया केस है। हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन पिछला क्या हुआ ये पता है कि नहीं सबको? सबको कभी सबने देखा है सबने? पहले दोनों कायरल सेम था, अब दोनों कायरल डिफरेंट है। वहां भी 2 कायरल था, यहाँ भी 2 कायरल, लेकिन पहले सिमिलर कायरल थे, अब की बार डिफरेंट कायरल है। तो ऐसे केस में जब डिफरेंट कायरल कार्बन होंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? डाइसमेट्रिक मॉलिक्यूल। हाँ, आप देखो सामने, बताओ ये क्या फिशर है क्या? बोलो नहीं। फिशर होता तो उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन होती, सेंट्रल कार्बन गायब होता, जबकि इसमें तो दिख रहा है ये फिशर प्रोजेक्शन नहीं है। इसमें कार्बन देखो sp3 है, ये भी sp3, मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या? टेट्राहेड्रल। ये मॉलिक्यूल वास्तव में 3 डायमेंशनल है और इस 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल प्लेन पर लाने के लिए हमें फिशर का हेल्प लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम प्लेन में जब लाएंगे तभी ना प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने के लिए हमको इसको प्लेन में लाना होगा, फिशर का हेल्प लेना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। मतलब इसमें कितने कायरल कार्बन है? 2, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 1 वर्टिकल लाइन देंगे, क्योंकि इसमें 2 कार्बन कायरल है। ठीक है। और हमने क्या बोला? जो ग्रुप ज्यादा ऑक्सीडाइजेबल है वो वर्टिकल के टॉप पर होना चाहिए। पता इसमें ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा है तो ये वर्टिकल के टॉप पर होना चाहिए। फिशर को लिखने का एक तरीका है। और ये ग्रुप भी वर्टिकल के बॉटम पर आ जाएगा। हाँ, और उसके बाद ये जो 2 OH है सिमिलर ग्रुप, इनको हम सेम साइड भी रख सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन के अपोजिट साइड भी रख सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी है। मान लो हम दोनों को सेम साइड रखते हैं तो बताइए स्ट्रक्चर बनता है फिशर प्रोजेक्शन। मान लो इन दोनों सिमिलर ग्रुप को हम अपोजिट साइड रखें तो ये स्ट्रक्चर बनता है फिशर प्रोजेक्शन। ठीक,
दो पॉसिबिलिटी बनती है, इन दोनों सिमिलर को हम OH ग्रुप को सेम साइड रखें फिशर प्रोजेक्शन के, एक पॉसिबिलिटी, अपोजिट साइड रखें दूसरी पॉसिबिलिटी। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? बोलो नहीं है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। इस स्ट्रक्चर को हम बीच से काटते हैं, क्या ये इक्वल और सिमिलर हाफ में डिवाइड होगा? बोलो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ऊपर एस्टर है, नीचे एसिड है, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता। मतलब इसमें प्लेन और सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री एब्सेंस है, मतलब एसिमेट्रिक है। और जब मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है तो बोलेंगे कायरल। मॉलिक्यूल क्या होगा? कायरल, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है। दिस इज ऑप्टिकल एक्टिव। ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंस। हम प्लेन ऑफ सिमेट्री का नाम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा मॉलिक्यूल प्लेन में है, फिशर में है, प्लेन में है, तभी तो प्लेन के थ्रू काट रहे हैं। हम बोलेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री एब्सेंस, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव। फिर भी हमको अपने पर शंका हो रही है, कहीं हम गलत तो नहीं? कंफर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या बोला? हाँ, इसके सामने मिरर रख दो, मिरर रख दो और इसका इमेज बना लो। हाँ बता, ऐसा इमेज बनेगा? यदि हम इसके सामने मिरर रख दें तो ठीक इसका इमेज ऐसा बनेगा। बताओ, OH के सामने OH आएगा, H अपोजिट साइड चला जाएगा, सेम ऐसा मिरर इमेज बनेगा या नहीं? आवाज नहीं आई, बनेगा। अब इसको उठा के बड़े प्यार से इसके ऊपर रख दो। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे? सुपरइम्पोज कर लेंगे? नहीं करेंगे, मतलब कंफर्म दे आर ऑप्टिकल एक्टिव। फिर तुम कहोगे कि आप पेपर पे रखे रखे 180 घुमाने की छूट है ना, चलो घुमा लो, 180 घुमा के रख दो। पूरा पेपर पे रखे रखे 180 घुमाओ और फिर उठा के रख दो, तब भी नहीं करेगा। मतलब अब कंफर्म हो गया ये ऑप्टिकल एक्टिव। तो बताओ इस पेयर को क्या कहा जाएगा? हाँ, इन दोनों जोड़े को कहेंगे इनएंशियोमर। क्यों बोलेंगे इनएंशियोमर? क्योंकि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है लेकिन सुपरइम्पोज, इसलिए बोलेंगे इनएंशियोमर। पोलारीमीटर में दोनों का एंगल ऑफ रोटेशन क्या रहेगा? सेम, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। मान लो पोलारीमीटर में रोटेट करता क्लॉकवाइज 60 डिग्री, तो ये करेगा एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री। इधर आ जाओ। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को भी बीच से काटो, क्या ये इक्वल हाफ में कट जाएगा? यदि हम यहां पर मिरर रख दे तो क्या इसका इमेज ऐसा बन जाएगा? आवाज ही नहीं है। इसका मतलब ये लाइन इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल सिमिलर हाफ में डिवाइड नहीं करती है, मतलब ये लाइन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री एब्सेंस। अब किसी के मन में आ रहा होगा ऐसे ही करके ऐसे काटिए, जैसे बोलो वैसे काटे, कैसे भी काटो इक्वल सिमिलर हाफ में डिवाइड नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। इक्वल सिमिलर हाफ में डिवाइड नहीं होगा, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री एब्सेंस, मतलब एसिमेट्रिक, मतलब कायरल। मॉलिक्यूल इज कायरल ऑप्टिकल एक्टिव, मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव। फिर भी कंफर्म कर लिया जाए, ठीक है? क्या रख रहे हैं इसके लिए? सामने मिरर रख दो, मिरर। इसका इमेज कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, OH के सामने OH, H के सामने H, इधर होगा H, इधर होगा OH। अब इसको उठा के ऊपर रख दो। क्या ये दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे? नहीं ढक पाएंगे, सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, कंफर्म दे आर ऑप्टिकल एक्टिव। मान लो ये कंपाउंड रोटेट करता है प्लेन पोलराइज को क्लॉकवाइज 50 डिग्री, तो ये करेगा -50 डिग्री, क्योंकि इनएंशियोमर का पोलारीमीटर में एंगल और रोटेशन क्या होता है? सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट।
तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? ये दोनों आपस में कहलाएंगे इनएंशियोमर, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज है, सुपरिम्पोज नहीं कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगे इनएंशियोमर। तो बताओ ये दोनों आपस में क्या है? हाँ, ये दोनों आपस में डायस्टेरियोमर है। क्यों? क्योंकि इनका आपस में मिरर इमेज नहीं बनेगा। डायस्टेरियोमर का मतलब है ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज बने ही ना, तो बोलेंगे डायस्टेरियोमर। तो ये दोनों हो गए आपस में डायस्टेरियोमर। अब क्वेश्चन आएगा, इस कंपाउंड के कितने ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर? नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कितने आएंगे बोलो? हाँ, 4। कैसे? 1 2 3 4, चारों ऑप्टिकल एक्टिव। चारों में फर्क है। मान लो +60 तो -60, +50 तो -50। बता, पोलारीमीटर में वैल्यू सबकी डिफरेंट है, साइन सबका अलग अलग है, तो कंपाउंड भी सब अलग अलग है। मतलब इनका बिहेवियर लाइट की तरफ डिफरेंट है। दे आर ऑप्टिकल एक्टिव। अच्छा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव बोलो, कितने ऑप्टिकल इनएक्टिव? जवाब 0। अच्छा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बोलो। ऑप्टिकल आइसोमर में एक्टिव और रिएक्टिव सबको जोड़ के बताया जाता है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। तो बता, दोनों को जोड़ो तो संख्या 4 ही ना आएगी। फिर कहोगे इसका मतलब जो एक्टिव है वो आइसोमर भी होगा। जितने ऑप्टिकल एक्टिव है उतने ऑप्टिकल आइसोमर भी होंगे? कोई जरूरी नहीं। यहां तो सेम है, टार्ट्रिक एसिड में सेम नहीं होगा। टार्ट्रिक एसिड में ऑप्टिकल एक्टिव कितने थे? 2, और ऑप्टिकल आइसोमर थे 3। तो आइसोमर में सब ना आ गए। आइसोमर में एक्टिव भी आएगा और इनएक्टिव भी आएगा। टार्ट्रिक एसिड में 2 एक्टिव डी और एल थे और 1 इनएक्टिव था 20। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए? 3। तो कहने का मतलब ऑप्टिकल आइसोमर अलग है, ऑप्टिकल एक्टिव अलग है। मिला मत देना, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वही डिफरेंस है जो एंजाइम और प्रोटीन में डिफरेंस है। कैसे? ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल द प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। अब हम यहाँ क्या बोलेंगे? ऑल द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स आर ऑप्टिकल आइसोमर बट ऑल द ऑप्टिकल आइसोमर इज नॉट ऑप्टिकल। नोट कर लो, ऑल द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स आर ऑप्टिकल आइसोमर। All the optical active compounds are optical isomer. All the optical active compounds are optical isomer. But all the optical isomer is not optical active. All the optical isomer is not optical active. ठीक है? तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल एक्टिव कितने, ऑप्टिकल आइसोमर कितने, मतलब क्वेश्चन अलग है। ये नहीं कि ऑप्टिकल तो दोनों में लिखा है। अरे वो एक्टिव पूछ रहा है, ऑप्टिकल आइसोमर पूछ रहा है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क हमने बताया? समझ में आया? अच्छा, मान लो कहता है इस टोटल 4 आइसोमर में हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया। इन टोटल 4 आइसोमर का हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, तो कितने फ्रैक्शंस मिलेंगे? हाँ, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हाँ, कितने फ्रैक्शन बनेंगे? बताओ, 2 फ्रैक्शन में क्या क्या होगा? 2 फ्रैक्शन बनेंगे, उसमें पहला फ्रैक्शन किसका होगा? पहले फ्रैक्शन में क्या होगा? ये होगा या ये होगा या ये होगा? क्या होगा? पहले फ्रैक्शन में ये होंगे दोनों और दूसरे फ्रैक्शन में ये होंगे। मतलब एक फ्रैक्शन इसका अलग बनेगा, इसका फ्रैक्शन अलग बनेगा, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, तो ये हम अलग
कर सकते हैं, लेकिन इनको अलग नहीं कर सकते। इनको तुम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से, फ्रैक्शनल फ्रीजिंग मेथड से, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड से, किसी फिजिकल मेथड से इनको अलग नहीं कर सकते तुम, लेकिन इनको अलग कर सकते हो क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो मैं दो फ्रैक्शंस मिलेंगे, एक फ्रैक्शन इसका होगा और दूसरा फ्रैक्शन इसका होगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? आया। हाँ, अब बताओ रसमिक मिक्सचर कितने बनेंगे? नंबर ऑफ रसमिक मिक्सचर। ये बताओ रसमिक मिक्सचर होता क्या है? हाँ, DL का इक्विमोलर मिक्सचर को बोलते हैं रसमिक मिक्सचर। तो बताओ इसका 50% ये मिला दो, 50% ये मिला दो, तो मिला करके एक रसमिक मिक्सचर ये तैयार होगा। बोलो। और जो कि नेचर क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव की इनएक्टिव? हाँ, इनएक्टिव होगा क्योंकि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एंगल भी सेम, डायरेक्शन भी सेम और अमाउंट भी सेम, तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगा? 0। तो हमको इन दोनों को मिलाकर के एक रश्मि मिक्सचर मिलेगा और इन दोनों को मिला के भी एक रश्मि मिक्सचर मिलेगा। तो बता रश्मि मिक्सचर कितने बनेंगे? 2। याद रखना, रश्मिक मिक्सचर की संख्या हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव की आधी होती है। ऑप्टिकल एक्टिव 4 तो उसका आधा हो जाएगा रश्मिक मिक्सचर। हमेशा रश्मिक मिक्सचर की संख्या हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव की आधी, हाफ होती है। हाँ बताओ, रश्मिक मिक्सचर समझ में लिखवाए थे कि नहीं? नहीं लिखवाया कॉपी में ना, नोट करो। रश्मिक मिक्सचर क्या है? रश्मिक मिक्सचर इज द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ DNL फॉर्म। Racemic mixture is the equimolar mixture of DNL form. Racemic mixture is the equimolar mixture of DNL form, which is optical inactive. Which is optical inactive. Which is optical inactive. Which is optical inactive. ये लाइन हमको पिछले क्लास में जो ऐड करना था नहीं ऐड कर पाए, अभी हम जोड़ रहे हैं जो भी लिखा है तुम लोगों ने। देखो टार्ट्रिक एसिड में 2 कार्बन कायरल थे, 2 कार्बन कायरल थे और दोनों कायरल सेम थे। अच्छा, दोनों OH सेम साइड है तो 20 से काटने से इक्वल हाफ में कट जाएगा। इसका नाम था मीसो टार्ट्रिक एसिड, देखो कॉपी में लिखा होगा। और जब दोनों OH अपोजिट साइड है तो 20 से काटने से इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, मतलब इसमें सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिक है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है। तो पोलैरिमीटर बताएगा ये D है या तो L है। मान लो D है तो ये L होगा। इसका रोटेशन मान लो क्लॉकवाइज है तो इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। मान लो ये रोटेट करता है क्लॉकवाइज प्लस 20 डिग्री तो ये करेगा एंटी क्लॉकवाइज 20 डिग्री। ठीक है, अब हमने 50-50% मिला दिया दोनों को, 50% प्लस 20 और 50% माइनस 20 मिलाया, तो बताओ मिक्सचर का रोटेशन क्या हो जाएगा? ये मिक्सचर कहलाएगा रैसमिक मिक्सचर। ये बात समझ में आई? अच्छा, रैसमिक मिक्सचर ऑप्टिकल इनएक्टिव, जबकि मीसो भी इनएक्टिव है। ये मीसो में भी तो प्लेन और सिमेट्री है, ये भी तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, और रैसमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकल इनएक्टिव। दोनों की ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का रीजन क्या है, कारण क्या है? कारण इसमें इंटरनल कंपनसेशन है, मतलब मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा रोटेट करता है क्लॉकवाइज तो आधा करता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसमें आंतरिक लड़ाई है, इंटरनल कंपनसेशन है। आधा हिस्सा रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, आधा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अंदर ही अंदर क्या होगा? कंपनसेट। आधा है क्लॉकवाइज और आधा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसमें इंटरनल कंपनसेशन है, आंतरिक लड़ाई है। जबकि इसमें
50% माइल को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, 50% करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ एक्सटर्नल कंपनसेशन है, यहाँ बाहरी लड़ाई है, यहाँ भीतरी लड़ाई है। यहाँ इंटरनल कंपनसेशन है, यहाँ एक्सटर्नल कंपनसेशन है। नोट करो। ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ऑफ रेसमिक मिक्सचर। Optical inactivity of racemic mixture. Optical inactivity of racemic mixture due to external compensation. External compensation. But mesotartric acid also optical inactive. Mesotartric acid also optical inactive due to internal compensation. मीसो भी इनएक्टिव है, रेसमिक मिक्सचर भी इनएक्टिव है, लेकिन दोनों की इनएक्टिविटी का रीजन अलग है। रेसमिक मिक्सचर इनएक्टिव है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, मीसोफॉर्म इनएक्टिव है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इसमें आंतरिक लड़ाई है, इसमें बाहरी लड़ाई है। आंतरिक लड़ाई मॉलिक्यूल का आधा हिस्सा रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, आधा हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज। नेट रोटेशन क्या होगा? 0। जबकि इसमें 100 में से 50 माइल को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, 50 माइल को रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज।